हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बेटर होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को अपडेट रख रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो टर्म 2 है अब ज़्यादा दूर है नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार अभी भी कोरोना हमारी मदद करेगा, तो प्लीज़ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के भरोसे कभी ना बैठें। आप अपनी किस्मत को खुद लिखने वाले हैं, आप अपने मेहनत के दम पर अपने करियर को खुद अचीव करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कैरी ऑन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी लास्ट क्लास जो हमने ली थी स्टाफिंग को लेकर के हमने स्टार्ट किया था। स्टाफिंग के एलिमेंट्स देखे थे, फिर हमने ये भी देखा था कि स्टाफिंग में मोटिवेशन कितना ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे मोटिवेशन की बात ही आ गई तो मैं मोस्टली आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि यार आप जितना सपोर्ट करेंगे ना वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। हाँ, वो मेरे लिए कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं है। आप मुझे कोई मतलब मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है या फिर किसी भी तरीके से आप मुझे कोई पैसा पे नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो सपोर्ट मिलता है, जो लाइक्स मिलते हैं, जो कमेंट्स मिलते हैं, जो रिव्यूज़ मिलते हैं, जो शेयर मिलते हैं, सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक तरीके से क्या मेरे लिए मोटिवेशन का ही काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ के सामने मोटिवेशंस की बात आ जाती है तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को दो तरीके से दिया जा सकता है। आइए देखते हैं कि मोटिवेट किस किस टाइप में किया जा सकता है। सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं। इंसेंटिव आप लोगों ने सुना भी होगा। इंसेंटिव, अब इंसेंटिव यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो एक तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको सेल्फ सेटिस्फाइड कर देते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का इंसेंटिव हो तो ऑब्वियसली जो बंदा काम कर रहा होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सेल्फ मोटिवेट होता है, क्योंकि हर एक इंसान, वो कहते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा आपने, मैन विल बी मैन। तो उसी तरीके से ह्यूमन विल बी ह्यूमन। हमें हर एक चीज़ क्या चाहिए होती है कि इंसेंटिव बेसिस पे चाहिए होता है। हम हर एक चीज़ के लिए थोड़ा होता है तो थोड़ा और अचीव करने की कोशिश करते हैं उस अचीवमेंट के पीछे। और हाँ, ज़्यादा मैन विल बी मैन की तरफ मत चले जाइएगा, ठीक है। हाँ, दूसरे मेथड पे नहीं लेके जाना। मेरा मेथड सिर्फ इसी को लेकर के। इंसेंटिव की बात की जाए तो हर एक इंसान चाहता है कि वो थोड़ा और ग्रो करे। तो आइए देखते हैं इंसेंटिव को दो तरीके से दिया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फर्म में। पहला इंसेंटिव जो रहता है हमारा मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में, और दूसरा जो हमारा रहेगा नॉन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको अपन कहते हैं, यानी जिसमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यानी मैं जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ मोटिवेशन के लिए या फिर आपके सपोर्ट के लिए, वो क्या एक तरीके से नॉन मॉनेटरी टर्म्स ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनेटरी टर्म्स, सीधी सी बात हमें पता चल रही है कि ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर किसकी बात होगी, पैसे की बात होगी। यानी कि जो बंदा काम कर रहा है आप उसको टाइम टू टाइम सैलरी दे, उसको इंसेंटिव्स दे, उसको वेजेस दे, उसको प्रमोट करे, मोटिवेट करे कि वो जितना काम करेगा उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको बोनस भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ऑब्वियसली प्रमोशन होगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। वो सारे मॉनेटरी टर्म्स के हिस्से में आते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या चीज़ों को डिनोट किया गया है। आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा मॉनेटरी टर्म्स की। आई थिंक मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, चलिए स्विच कर लेते हैं। मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अगर बात की जाए तो पहला जो इंपॉर्टेंट फंडा है, यानी किससे हम प्रमोट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो रहता है हमारा पे एंड वेजेस। देखिए, कोई एक एम्प्लॉई है जो आपकी फर्म में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या चाहता है, हर एक इंसान अपनी ग्रोथ चाहता है, अपने करियर एनहांसमेंट चाहता है, एडवांसमेंट चाहता है कि धीरे धीरे वो भी ग्रो करे, अपनी सेविंग्स को ग्रो करे, क्योंकि ऑब्वियसली आगे उसको जाकर भी क्या करना होता है अपनी लाइफ को सस्टेन करना होता है। तो टाइम टू टाइम आप क्या बढ़ाएं, उनका पेमेंट यानी सैलरी बढ़ाए, या फिर उनके जो भी वेजेस हैं, उनके अलाउंसेस है, अलाउंसेस इसी का हिस्सा आप कह सकते हैं, उनको दी जाए। कैजुअल लीव्स का पेमेंट है, पीएल्स है, ठीक है, या कैजुअल लीव्स के लिए उनको प्रमोशन मिले कि भाई अगर आपको ज़रूरत होती है तो आपको सीएल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या है, पे ही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए मैं यहीं बना लेता हूँ एक फॉर्मेटिव बेसिस ही चलिए यही बना लेते हैं। मैं सोचा था एक फॉर्मेटिव बेसिस बना लेते हैं, पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर
पहला पे एंड वेजेस आ गया, और दूसरे के अंदर अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग आ जाता है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में देखा है कि देखो सैलरीज की बात करें तो एम्प्लॉयज़ की एक फिक्स सैलरी तो होती ही होती है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं कि भाई एक फिक्स टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने टारगेट डिसाइड किया कि अगर मुझे 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो जितना भी एक्सेस ऑफ प्रॉफिट होगा वो सारा एक्सेस ऑफ प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज में बांट दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं, मान लो किसी भी एक फर्म को 1 करोड़ का टारगेट था कि भाई हमारे पास जितना भी प्रॉफिट होगा 1 करोड़ से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, 1 करोड़ प्लस 20 लैक्स, तो ये जो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, ये किस में बांट दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ में बांट दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अपने आप का मोर देन 100% भी कह सकते हैं या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई अगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी भी गेनिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर ये भी क्या है, एक मॉनेटरी टर्म्स यानी इंसेंटिव का ही हिस्सा है कि आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के बेसिस पे कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या आती है, प्रॉफिट शेयरिंग एक बेसिक इंसेंटिव का हिस्सा मॉनेटरी टर्म्स में। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है को पार्टनरशिप। अब को पार्टनरशिप की बात आती है, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक नॉर्मल सा बंदा होता है और वो ऑब्वियसली क्या करता है, किसी एक फर्म में या किसी एक कंपनी में काम कर रहा होता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने कुछ एक सेपरेट डिफरेंट आइडियाज़ देता है, जिससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट में चलने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाती है। तो बाद में जो ऑनर्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हम आपकी मेहनत से इतना खुश होते हैं कि भाई हम आपको 2% का, 5% का या 10% का मालिक बना देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो वो एम्प्लॉय तो रहा ही नहीं, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर अपन कहें तो उसको क्या बना दिया जाता है, मैनेजमेंट पार्टनरशिप में उसको डाल दिया जाता है, यानी यहाँ पर उसके डिसीजन भी मायने देने लगेंगे। मैनेजमेंट पार्टनरशिप, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वजह से मेहनत हो रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या सोचेंगे कि यार एम्प्लॉय कहीं और ना चला जाए, तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ में पार्टनरशिप दे देंगे कि 1%, 2%, 3%। आपने रिसेंटली पुष्पा मूवी देखी होगी, हाँ वही, मैं झुकेगा नहीं, अल्लू अर्जुन की। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, जब वो चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहा होता है ना, तो उसका जो वो जिसके नीचे काम कर रहा होता है, जो सेठ होता है या जो भी उसका मालिक होता है, वो एक फिक्स कंसाइनमेंट पे उसको पैसे देता है। तो एक बार बल्क में वो इतना सारा पैसा या इतना सारा तस्करी का माल बचा कर लेके आता है, तो उसका मालिक उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको कहता है आज से तेरी पगार बढ़ा देता। तो एक बात कहता है, साहब मुझे है ना पगार मत बढ़ा के दो, आप एक काम करो, आप इस बार बढ़ा रहे हो, अगली बार फिर कम करोगे, फिर बढ़ाओगे, ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे एक फिक्स पार्टनरशिप बेसिस पे रख दो। भाई जितना भी प्रॉफिट होगा मेरे को उससे मतलब नहीं, अगर लॉस होगा तो भी मेरा है उस पार्टनरशिप में हिस्सा, प्रॉफिट होगा तो भी मेरा है हिस्सा, मुझे एक फिक्स 5% की या 10% की पार्टनरशिप पे रख दो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो वो बंदा एम्प्लॉय से निकल करके क्या आ गया, मैनेजमेंट पार्टनरशिप पे आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा मॉनेटरी टर्म इंसेंटिव होता है एक एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट अगर अपन बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बोनस। अब बोनस के बारे में तो सबने सुना होगा यार, होली, दिवाली है ना, कोई भी फेस्टिवल्स पे या फिर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल डे होता है, उस दिन क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाता है, फेस्टिवल सीजन पे बोनस दिया जाता है, मोस्टली उनको प्रमोट किया जाता है या ताकि वो खुश रहें, अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहें। तो मोस्ट स्पेसिफाई किया जाता है बोनस की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पे आता है किसके लिए, फेस्टिवल्स के लिए, है ना। एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल्स पे, होली, दिवाली, ईद वगैरह जो पर जिस पर भी, वैसाखी या गुरु पर, जिस पे भी, सारे एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, एक छोटा सा गिफ्ट के साथ में कुछ एक बेसिक अमाउंट दे दी जाए या कोई गिफ्ट हैम्पर दे दिया जाए, जिससे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं आपके काम करने के लिए, यहाँ पर या आपकी फर्म में काम करने के लिए। नेक्स्ट 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो हमारा रहेगा कमीशन। अब इस वर्ड से तो सारे भली भांति वाकिफ है, कमीशन। आपने कई बार देखा होगा
कि जो LIC एजेंट्स आते हैं हमारे पास, या जो कार डीलर्स आते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर के आपके पास कई बार फ़ोन आते होंगे कि सर आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या आपको लोन मिल सकता है। तो ऐसे जो प्राइवेट एजेंट्स जो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करते हैं, फॉर सेल्स, अगर मैं इनके लिए कहूँ तो इनका जो कमीशन किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑन सेल्स, कि भाई जितनी आप बिक्री करेंगे, जितनी आपके थ्रू सेल्स बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। आपने काफ़ी सारे जो होते हैं ना ये BPOs के थ्रू कुछ एक कंपनीज ऐसी भी होती है जो ऑनलाइन शॉपिंग्स करवाती है, ऑन कॉल आपको प्रोडक्ट्स बेचती है, तो उनको क्या कहा जाता है, जितने ज़्यादा आप सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको क्या मिलता है, सेलिंग पर उनका कमीशन फिक्स होता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंसेंटिव है। तो ऑब्वियसली जो भी बंदा सेल्समैन है या जो भी एजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए। आप गाड़ियों की डीलर की तरफ देखें, उनके यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको मैनिपुलेट करने की, सर ये गाड़ी देखिए आप ही के लिए बनी, सर ऐसे लगता है आप इस पर बैठकर किंग लग रहे हो, जैसे सूट ही आपको कर रही है। आप किसी शोरूम पे चले जाइए, तो जो वहाँ पर काफ़ी सारी जगह पे उनका कमीशन सेल्स बेसिस पे भी होता है। आप कोई भी ड्रेस ट्राई करते हो तो कहते हैं सर यूँ लग रहा है जैसे बस आप ही के लिए स्टिच होके आया हो। तो एक तरीके से क्या करते हैं, अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी सेल्स उनके थ्रू बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हमारा आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, सभी को पता है यार, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन आ गया, ठीक है, ग्रेजुएटी आ गया, क्या आपने एक फर्म में काम किया उसके बाद आपने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के बाद में भी कंपनी आपको कुछ ना कुछ पे कर रही है, तो एक तरीके से पेंशन है, ठीक है। या फिर आप मोस्टली ये चीज़ें देखते होंगे गवर्नमेंट जॉब्स में लेकर के कि बंदा रिटायरमेंट के बाद भी उसको उसकी सैलरी का कुछ एक अमाउंट ताउम्र मिलता रहता है, अगर वो नहीं तो उसकी वाइफ को मिलता रहता है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे इंसेंटिव्स में से आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक इसका वो रहता है हमारा पर्क बेनिफिट्स। पर्क बेनिफिट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे मेनली अगर अपन बात करें पर्क बेनिफिट्स की तो आ जाती है मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटी आ गया। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, वो हो जाती है हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़। फिर एक और चीज़ आ जाती है जिसको अपन कहते हैं लिविंग अकोमोडेशन। आई थिंक अगर वाइट बोर्ड स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली आप सुनते चले जाइएगा, लिविंग अकोमोडेशंस या लिविंग फैसिलिटीज़। जैसे इमेजिन करिए आप किसी प्राइवेट किसी MNC में काम कर रहे हैं या किसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर आप पर कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, आप पर कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपके बच्चों पर या आपके पेरेंट्स पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर्स होता है, तो वो एक्सपेंडिचर्स कौन बियर अप करेगा, कंपनी बियर अप कर रही है। या फिर आप किसी कंपनी में रह रहे हैं तो आपको लिविंग अकोमोडेशंस दे रहे हैं, रहने के लिए जगह, क्वार्टर्स वगैरह दे रहे हैं। आप किसी एक्सक्यूज मी गाइस, आप किसी कॉलेज में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि भाई आपको ये फैसिलिटी दे दी जाती है कि सर आप अपने बच्चों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, उनका एजुकेशन चार्जेस उन पे नहीं अप्लाई होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या पर्क बेनिफिट्स ही है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए। सबसे पहले मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दो टर्म्स देखें। मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले देखा पे एंड वेजेस, जिसमें अलाउंसेज उनको देना, उनकी सैलरी अपग्रेड करना, प्रमोट करना सैलरी, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स बढ़ाना, उनके सैलरी में अपग्रेडेशंस करना। प्रॉफिट शेयरिंग कि एक फिक्स अमाउंट के बाद में कोई प्रॉफिट होता है या जो भी टारगेटेड प्रॉफिट के बाद में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट या सरप्लस होता है, तो उनको एम्प्लॉयज़ में बांट देना। इससे एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि भाई जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवाएंगे कंपनी को उतना ही हमें भी फायदा है। को पार्टनरशिप है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है या जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, उसको वो एक मैनेजमेंट पार्टनरशिप में रख लेता है 2%, 5%, 10% में, कि आज से आप एक एम्प्लॉई ही नहीं रहे हैं, आज आपसे क्या बन गए, एक मैनेजमेंट मेंबर बन गए, यानी मालिक का ना हक आपके पास आ जाता है। बोनस की बात की जाए, फेस्टिवल सीजन्स पे या फिर एनुअल डे पे मिला करता है। कमीशन ऑन सेल्स होगा, जितनी सेल्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन होगा। आपने कई बार ये देखा होगा जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो भी इसी तरीके का काम करते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलिंग में देख सकते हैं कमीशन,
हाउस वगैरह खरीदते हैं, फ्लैट्स वगैरह खरीदते हैं, उनमें देख सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पेंशन एंड ग्रेजुइटी आ गई, पग बेनिफिट्स में मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आ गई, लिविंग अकोमोडेशन आ गया। ये तो थी हमारी मॉनेटरी टर्म्स वाली, यानी जिनको अपन पैसे में काउंट आउट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स की। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप अहेड। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स की। और फिर भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, पॉज करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट हाँ, इतनी सी रिक्वेस्ट है, अपनी नोट्स साथ में साथ बनाते चलें ताकि आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी ये सारी चीज़ें। नॉन मॉनेटरी टर्म्स, अगर बात करें नॉन मॉनेटरी टर्म्स की तो सबसे पहली चीज़ एक आपको लिए जानने लायक ये है कि ये एक ऐसा टर्म है जो सबसे पहले टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, टॉप लेवल एम्प्लॉयज, यानी ये वो एम्प्लॉयज है जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के नियर अबाउट या हाई पोस्ट पे बैठे हैं। अब सीधी सी बात है यार, जो टॉप लेवल का एम्प्लॉय होगा उसको पैसों की कमी तो है नहीं। वो क्या देखेगा कि यहाँ पे वो कुछ एक रिवार्ड्स देखेगा। अब रिवार्ड्स मॉनेटरी टर्म्स में तो हमने देखे नहीं इनको, ये कौन सा नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बंदा टॉप लेवल की प्रायोरिटी पे बैठा है या पोस्ट पे बैठा है, वो क्या देखेगा, या उसको पैसे की कमी नहीं है, सैलरी की कमी नहीं है, सैलरी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो वो क्या देखेगा, सबसे पहला चीज़ देखेगा अपना स्टेटस। आइए शुरू करते हैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। सबसे पहली चीज़ स्टेटस, कि जो भी बंदा टॉप लेवल का एम्प्लॉय है वो हमेशा क्या देखेगा कि यार मेरा जो स्टेटस है ना वो अपग्रेड हो, मेरी जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो, मेरी जो रैंक है वो अपग्रेड हो। यानी अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो वो अपना क्या देखेगा, सोशल स्टेटस देखेगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेगा। यानी किससे रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड। उसको यहाँ से सैलरी से मतलब नहीं है, वो चाहता है कि लोग मुझे हाई पोस्ट पे देखें या मेरी कदर बढ़े, लोगों में मेरी इमेज बढ़े, मेरा सोशल स्टेटस बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब यहाँ पे बात क्या आती है, देखो एक तरीके से कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है जब जो मैनेजमेंट में बैठे होते हैं ना, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, जब वो अगर लो लेवल के किसी बंदे से या उससे अपने नीचे से पोस्ट वाले बंदे से कुछ सलाह लेते हैं ना, एडवाइसेस लेते हैं, तो जो बंदा टॉप लेवल से ठीक नीचे, वो ये सोचेगा कि यार मेरी कदर बढ़ रही है, लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरी वैल्यूज़ बढ़ रही है। ठीक है ना। तो एक तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन पावर आ जाता है। यानी सबऑर्डिनेट से अगर ये अपनी सलाह वगैरह लेंगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, अगर स्पेसिफाई करूँ मैं इसको किससे, सबऑर्डिनेट से। आप अपनी फर्म चला रहे हैं, आप चाहते हैं फर्म और ज़्यादा ग्रो करे, तो आपने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई और आपसे जो ठीक नीचे वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपने उनसे कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया, कंसल्ट किया कि यार क्या किया जाना चाहिए, उनसे सलाह मांगी, उन्होंने अपने सजेशन दिए, आपने अपने ओपिनियंस रखे, उन्होंने अपने ओपिनियंस रखे। तो एम्प्लॉयज़ को सही मायने में ये फील होता है कि यार दैट डेफिनेटली वी आर हैविंग अ वैल्यू इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारी भी कोई कदर है, हम भी कहीं पर मायने रखते हैं। तो ये चीज़ भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को कि हाँ वो अपनी सोशल रेपुटेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोगों में उनकी कदर बढ़ रही है, जो और एम्प्लॉयज़ उनको देख रहे हैं वो उनको देखेंगे कि यार इससे मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर अगर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कल को हमसे भी पूछ सकता है, तो क्यों ना हम मेहनत करें इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में सीधी सी बात है यार, प्रमोशन है एक तरीके से कि आप कोई एक बंदा अच्छी खासी मेहनत करता आ रहा है, काफ़ी टाइम से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो आपने देखा कि यार ऑब्वियसली दैट पर्सन इज बेनिफिशियरी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या किया, उसको इसकी पोस्ट से हटा करके उसको प्रमोट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको प्रमोट करोगे ना,
इसमें अपने आप में एंथुसियाज्म आ जाएगा कि यार आज मैं अगर मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऑब्वियसली और आगे भी जा सकता हूँ। इसको देखने वाले जो इसके कलीग्स होंगे वो ये सोचेंगे कि यार ये बंदा जब यहाँ पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं। तो वो भी सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि भाई और ज़्यादा मेहनत को करने को लेकर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ, नंबर 2, नंबर 3, फिर आता है हमारा नंबर 4। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं ताकि स्पेस काम में आ जाएगा। जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट क्या है भाई? कई बार आपने देखा होगा कि आप पे कैपेबिलिटी है, आप पीजीटी टीचर है इमेजिन करिए, और आपको एक पोस्ट मिली हुई है टीसीटीज़ की। आप टीसीटी में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा आप सेल्फ इवेल्युएट करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। आप बोर हो जाएंगे उस काम को करते करते। एक ही एक काम को जब बारी बार आपको दे दिया जाए ना तो ऑब्वियसली आप ऊब जाते हैं, उस काम से बोर हो जाते हैं। आप चाहते हैं, यू नो दैट यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी, आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक चांस दे, मुझे एक मौका दे कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पर क्या दिए जाने चाहिए? टास्क दे दिए जाने चाहिए। टास्क दे सकते हैं आप, ठीक है। न्यू जॉब की ट्रेनिंग दे सकते हैं आप। आपको पता है कैपेबिलिटी है बट उसको सीखने की जरूरत है, आप उसको नई चीज़ें सिखा सकते हैं, आप उसको नए टास्क दे सकते हैं, ठीक है, और नई जॉब दे सकते हैं। नई जॉब का भी इसी का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर की बात करें अपन तो हमारा आता है न्यू जॉब के अलावा हो गया, न्यू टास्क के अलावा हो गया, फिर हमारा आता है जॉब सिक्योरिटी। चलिए यहीं पे बना लेते हैं हम। जॉब सिक्योरिटी। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है एक तरीके से एक एम्प्लॉय के लिए। वरना जो एम्प्लॉय ये सोचते रहते हैं ना कि यार ठीक है जिस दिन निकालेंगे चले जाएंगे, क्या है काम तो करना है, करते रहेंगे। लेकिन जिन बंदों को ये पता है कि दे आर हैविंग अ स्टेबल पोजीशन इन दिस इंस्टीट्यूशन, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस फर्म, इन दिस कंपनी, तो वो ऑब्वियसली क्या सोचेंगे कि उनको ये मोटिवेट कर दिया जाए कि ऑब्वियसली आपको आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, आप यही रहेंगे। तो वो आपकी फर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से कारगर साबित हो सकते हैं। वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छे से रख रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल रख रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी अपना बेटर देंगे, अपना बेस्ट देंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो हमारा आता है सेल्फ रिकॉग्निशन, पॉइंट नंबर 6। सेल्फ रिकॉग्निशन यानी कि अपने आप में एक पहचान बनना, अपने आप में एक रिस्पेक्ट बनना। यहाँ पर क्या आती है कि भाई वो ये देखता है कि हाँ भाई फर्म में उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोग उसकी कदर कर रहे हैं, लोग उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसकी बातों को वैल्यूज़ दे रहे हैं। सेल्फ रिकॉग्निशन इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मोटिव होता है। अगर आप किसी एक बंदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हैं, टॉप लेवल की पोस्ट पे बैठे हैं, अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे बहुत खुश रहेंगे क्योंकि उनके मन में एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे आकर के हमसे पूछ रहा है, हमसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, हमसे डिसीजंस ले रहा है, हमसे सजेशंस ले रहा है, कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे बातें कर रहा है। तो वो सही मायने में अपने आप को और बेहतरीन साबित करने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो रहता है एम्प्लॉयज़ डिसीजन या एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। अब देखिए काफ़ी सारी संस्थाओं में मैंने ऐसी चीज़ें देखी है, ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर्म्स में भी देखी है कि जब भी कुछ अच्छा करना होता है, जब भी कुछ बेहतरीन करना होता है, वो क्या करते हैं अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं, एक कंबाइंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि यार हमें इस साल ये टारगेट्स पूरे करने हैं। आप बताओ कैसे करना है, आप बताओ किस तरीके से किया जाना चाहिए, आप बताइए किस तरीके से क्या आइडियाज़ हों, क्या नई थिंकिंग्स हो कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर सकें। अब जैसे ही जो टॉप लेवल के अथॉरिटीज़ होते हैं ये पूछते हैं ना अपने सबऑर्डिनेट से, तो सबऑर्डिनेट्स के मन में ये ख्याल ऑब्वियसली ज़रूर आते हैं कि यार हमारी वैल्यू बढ़ गई,
हमसे डिसीजन लिया जा रहा है। या मान लो मुझे कोई टारगेट्स पूरे करने हैं, मैंने मीटिंग बुलाई अपने एम्प्लॉयज़ की और मैंने उनके सामने ये कहा कि भाई अपने अपना डिसीजन सुनाइए, क्या मैं अगर इसको ऐसा करूँ तो क्या रहेगा, बेहतरीन रहेगा या नहीं रहेगा, या अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो कैसा रहेगा। आप अपने सजेशन दीजिए, आप अपने ओपिनियन दीजिए। तो जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ना, अगर उनमें टॉप लेवल की अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स से डिसीजन लेते हैं या अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या नॉन मॉनेटरी टर्म्स का इंसेंटिव है। क्योंकि उनको लगता है कि यार डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव ए ह्यूज रेस्पेक्ट, वी आर गोइंग टू हैव ए सेम पर्टिकुलर रेस्पेक्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी भी कदर उतनी है जितनी टॉप अथॉरिटीज़ की है। तो यानी अगर सिंपल सी बात की जाए तो यहाँ पर किससे रिलेटेड है, डिसीजन पार्टिसिपेशन। ठीक है, डिसीजन पार्टिसिपेशन को लेकर के। तो चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट जो हमने देखा था नॉन मॉनेटरी टर्म में, वो था हमारा स्टेटस। यानी इन बंदों को पैसों की कमी तो है ही नहीं, ये ऑब्वियसली एक अच्छी पोस्ट पे, तो लेकिन ये ऑब्वियसली क्या देखेंगे कि एक सोशल स्टेटस देखेंगे कि लोग इनको पहचाने, कंपनी में इनके स्टेटस अच्छा हो, इनका ओहदा अच्छा हो। सेकंड पॉइंट हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जहाँ पर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स के साथ में अपने से नीचे लेवल वाले जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करते रहे, उनसे बातें करते रहे, उनसे सजेशन लेते रहे। नेक्स्ट अगर देखा हमने, क्या देखा, करियर एडवांसमेंट, कि जब भी फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एंथुजिएट हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं और वो और भी ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं। नेक्स्ट हमने देखा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट यानी कि एक रेगुलर काम के बजाय उनको नए टास्क दिए जाए, नई पोस्ट दी जाए, नई जॉब दी जाए, उनको डिफरेंट अचीवमेंट्स की तरफ डाला जाए ताकि वो अपने उसी रूटीन वाले काम से हट करके कुछ अच्छा करने की सोचे, कुछ डिफरेंट करने की सोचे। सेल्फ रिकॉग्निशन की बात की जाए तो सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फर्म में लोग आपके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको कदर दे रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ बढ़ रही है। जॉब सिक्योरिटीज़, पॉइंट नंबर 5, कि आपके एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली अगर ये कंफर्म होगा कि ऑब्वियसली उनकी जॉब सिक्योर है तो वो और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हम मेहनत करते जाएंगे तो हमारी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, हम परमानेंट हो सकते हैं। अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, आपका टास्क जो है, आपके जो मेहनत है वो आपको परमानेंट कर सकती है। 7th एक लास्ट पॉइंट हमने देखा था क्या, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। अगर मैनेजमेंट, अगर डायरेक्टर, अगर टॉप अथॉरिटीज़ अपने लो लेवल की अथॉरिटीज़ की या सबऑर्डिनेट की अपने से नीचे के एम्प्लॉय से डिसीजंस मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन करवाती है तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि यार सही मायने में हमारी कोई वैल्यू है, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, लोग हमें पहचान रहे हैं, हमारे सजेशंस को, हमारे एडवाइस को कदर किया जा रहा है। तो ये रहते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। इंसेंटिव्स को देखा था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। लास्ट एक और वीडियो रहेगी वो हमारी इस चैप्टर की डायरेक्ट की, और दैट विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ आवर सेकंड चैप्टर। मेरी वही सेम रिक्वेस्ट आप लोगों से, वही मोटिवेशन मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं सेल्फ मोटिवेट होऊंगा, अच्छे से कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, मोटिवेशन ही है यार, एक तरीके से आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, तो मेरी तरीके से एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन ही है। इंसेंटिव क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मालिक जाने, लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए नॉन मॉनेटरी टर्म्स में ही मोटिवेशन है और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने नॉन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा हेल्प करें। सो थैंक्स अलॉट। अपने एग्जाम्स को लेकर के बने रहिएगा, टारगेटेड रहिए, सेल्फ कंसंट्रेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए अपनी स्टडीज़ को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।